सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि क्या है, सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। पिछली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमने डिस्कस करा था। सो बेसिकली जो चैप्टर है वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर में इस जो पार्ट है इसमें हम पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हुआ यूरोप में। पिछले में हमने पढ़ा था कि कैसे फीलिंग जो पेट्रोटिज्म की थी, नेशनलिज्म की थी, वो राइज हुई यूरोप में। इस बार हम ये पढ़ेंगे कि कैसे नेशनलिज्म इमर्ज हुआ। ओके, मतलब कैसे आया नेशनलिज्म यूरोप में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि जो येलो हाइलाइट्स हैं, जो भी मैंने हाइलाइट्स करे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये चैप्टर की कंसाइज चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पढ़नी है। एग्ज़ाम हर बार ये एग्ज़ाम्स में आती हैं। तो देखिए, कल मैंने आपको मैप दिखाया था, उसमें जो भी कंट्रीज़ थी वो क्या थी उस टाइम पे, अलग अलग डायनेस्टीज़ अलग अलग थी। ठीक है, मतलब नेशन स्टेट फॉर्मेशन नहीं हुआ था। नेशन स्टेट क्या था ये मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो उसको देख लीजिएगा। सो देखिए बच्चों, क्या था कि जो कंट्रीज़ को आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड के नाम से जानते हैं, वो उस टाइम पे क्या थी, किंगडम्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, और क्या था, कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। डच एंड कैंटन्स हु रूल हैज़ देयर ऑटोनॉमस टेरिटरीज। यहाँ जो डचेस और जो कैंटन जो रूल करते थे उनकी क्या थी, ऑटोनॉमस टेरिटरीज थी। ऑटोनॉमस टेरिटरीज यानी उनका राज्य वहाँ पर स्थापित था। फिर ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो था वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के रूल के अंदर था। ठीक है, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, जो राजा महाराजा थे, पुरखों से जो राजा महाराजा चले आ रहे हैं, उनके अंदर था। कौन? सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप। फिर उनके अंदर क्या थी, कोई भी कलेक्टिवनेस आइडेंटिटी, जो कलेक्टिव आइडेंटिटी थी वो नहीं थी। और क्या था, जो हैम्बर्ग एम्पायर था वो क्या था, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी पे उनका राज्य था। और क्या था, पैच वर्क होता था उस टाइम पे। डिफरेंट जो रीजन थे, पैच वर्क यानी छोटा छोटा कोई एरिया, जैसे एक बड़ा स्टेट है उसमें छोटे छोटे स्टेट्स में उसको बांट दिया जाए तो उसको कहते हैं पैच वर्क। ठीक है, छोटे छोटे रीजन्स बना के उसको डिवाइड कर दिया जाए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको कहते हैं पैच वर्क होना। बाकी ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वही बताया गया है कि सब क्या था, अलग अलग था और एक कैसे एक हुआ, मतलब कैसे एक हुआ ये हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया कि सब कुछ पहले क्या था, अलग अलग हुआ करता था। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ कि हाउ डिड नेशनलिज्म इमर्ज। फिर अगर सब कुछ ऐसा था तो जो नेशनलिज्म है वो इमर्ज कैसे हुआ। इमर्ज यानी कैसे पनपा, कैसे आया, तो ये हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। सो जो सबसे पहली चीज़ आती है इसमें, वो आती है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी कौन थे और मिडिल क्लास पीपल कौन थे? एरिस्टोक्रेट्स जो थे बच्चों वो थे सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज अ डोमिनेंट क्लास इन द कॉन्टिनेंट। सोशली यानी सामाजिक तौर पर और पॉलिटिकली यानी पॉलिटिक्स के तौर पर जो एरिस्टोक्रेसी थी वो कौन थी? एक डोमिनेंट क्लास थी, जो एक डोमिनेंट क्लास थी सोसाइटी में, पूरी कॉन्टिनेंट में एक डोमिनेंट क्लास थी, जिसके मेंबर्स थे वो, द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड इन अ वे ऑफ कॉमन दैट कट द रिलीजनल डिविजन्स। ठीक है, दे ओन्ड, ये क्या करते थे, इनके जो कंट्री साइड यानी जो गांव का एरिया होता था वहाँ इनके एस्टेट्स होते थे। ठीक है, स्टेट्स इन्होंने ओन करे थे और सिटीज़ में यानी टाउन्स में इन्होंने काफ़ी सारे घर अपने ओन करे थे। मतलब ये क्या थे, बहुत ही अमीर लोग थे और ये फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे ओनली टू शो डिप्लोमेसी। उस टाइम पे क्या होता था बच्चों
कि जो बंदा आपको जैसे आज होता है ना कि अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो हमें लगता है कि ओ ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। सो उस टाइम पे ऐसा होता था कि जो फ्रेंच बोलता था वो लोग उसको बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक समझते थे कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे टू शो डिप्लोमेसी। और इनकी जो फैमिलीज़ थी वो क्या थी, इनकी फैमिलीज़ टाई अप होती थी शादी के रिलेशन से। मतलब जैसे ये लोग होते थे तो अपनी ही लोकेलिटी में शादी करते थे और फिर वहाँ इनका जो रिश्तेदारी थी वो बढ़ती थी। ठीक है, दे वर वेरी पावरफुल, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और कम नंबर में थे। पहले तो इंटेलिजेंट थे, पैसे से बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। ठीक है, और इनकी एक इज्जत होती थी समाज में, और ये क्या थे, कम अमाउंट में थे। तो द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री, और बाकी सारी जो भी पॉपुलेशन थी वो क्या थी, पीजेंट्स थे, मतलब फार्मर्स लोग हुआ करते थे। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ लैंड वॉज फार्म्ड बाय द टेनेंट एंड स्मॉल ओनर्स। तो अब जो वो पार्ट था, वेस्ट जो पार्ट था, वेस्टर्न पार्ट जो था यूरोप का, वहाँ पर क्या था, सब पीजेंट्स ही हुआ करते थे और स्मॉल ओनर्स हुआ करते थे लैंड के। ठीक है, सो अब कौन थे, ये तो हमने देख लिया कि एरिस्टोक्रेट्स कौन थे, इनका क्या रोल था, अब ये देखते हैं। ठीक है, इन वेस्टर्न एंड parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of town and emergence in the commercial classes whose existence was based on the production for market. वेस्टर्न पार्ट्स में, सेंट्रल यूरोप के वेस्टर्न पार्ट्स में, जो सेंट्रल यूरोप का वेस्टर्न पार्ट था वहाँ पर ग्रोथ थी किसकी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की। इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्शन होता था उसकी ग्रोथ थी, और जो ट्रेड था वहाँ वो क्या, उसका मतलब होता था कि ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमर्जेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस। So industrialization began in England in the second half of 18th century. तो इंग्लैंड में कब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्रीज़ का बढ़ना, प्रोडक्शन का बढ़ना, ट्रेड का होना, कब हुआ, 19th सेंचुरी में। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप केम इन द वर्किंग पॉपुलेशन। अब जो लोग फार्मर्स थे वो क्या हुए, धीरे धीरे जब इंडस्ट्रीज़ बनी तो जो लोग फार्मर्स हुआ करते थे अब वो क्या करने लगे, अब वो ये जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ वर्क करने आने लगे। ठीक है, तो वो क्या हो गए, वर्किंग पॉपुलेशन बने। अब धीरे धीरे जब लोग काम करने लगे तो उनको एजुकेशन का महत्व समझ आने लगा। फिर उसमें से जो धीरे धीरे लोग थे उनके पास पैसा आया तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करा। धीरे धीरे वो इंडस्ट्रियलिस्ट बने, बिजनेसमैन बने, प्रोफेशनल्स हो गए हर जगह पे। फिर वो जो गरीब पीजेंट्स थे, जो गरीब फार्मर्स थे, वो धीरे धीरे वर्किंग पॉपुलेशन बने और फिर क्या हुए, वो प्रोफेशनल हो गए हर काम में। इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉल इन नंबर। अब सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये जो लोग थे बहुत कम मात्रा में थे। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास। ये कौन थे, जो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास हुआ करते थे, वो लोग थे जो कि नेशनल यूनिटी के लिए इनका जो एजेंडा था वो था नेशनल यूनिटी एंड अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। ठीक है, ठीक है, सो इनका जो एजेंडा था वो क्या था, एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस क्या थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे उनको जो प्रिविलेजेस दिए जाते थे पैदाइशी, कि तुम हायर क्लास हो और तुम ऐसे हो, तुम बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो, ये सारे वो इन सब चीज़ों के वो विरुद्ध थे। ठीक है, और ये कौन थे, जो लोग पढ़े लिखे थे और ये बहुत कम नंबर में थे। यहाँ पर इनका जो मेन एजेंडा था वो कहता है अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, और ये नेशनल यूनिटी के लिए वर्क करते थे। अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि लिबरलिज्म क्या होता है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। जो लिबरल नेशनलिज्म होता है उसका मतलब क्या होता है, वो किस चीज़ के लिए स्टैंड होता है। ठीक है, सो
The idea of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. और फिर राइज अप हुआ एक नया जो क्लास थी जिसको हम कहते हैं लिबरल क्लास और लिबरल नेशनलिज्म. ठीक है. सो ये लिबरलिज्म क्या था? लिबरलिज्म ड्राइव्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. ठीक है, एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका वो है लिबरल. लिबरल. ठीक है. अब लिबरल का मतलब क्या होता है? फ्री. लिबरल का मतलब होता है फ्री या फ्रीडम. फ्री या फ्रीडम. सो बेसिकली जो इसका मतलब था वो था फ्रीडम पाना, फ्रीडम मिलना. लिबरलिज्म का मतलब क्या था? टू गेन फ्रीडम. और फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर एन इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल द पीपल बिफोर द लॉ. और इसका जो मतलब था क्या, सोशली जो मतलब था वो था फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ. बच्चों ये CBSE हर बार ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलिज्म? आइदर इट इज़ फॉर 1 marks, आइदर इट विल बी फॉर 2 marks, आइदर इट विल बी फॉर 3 marks, और इट कैन बी फॉर 5 marks इवन. सो इस क्वेश्चन को तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा. मैंने तभी इसको येलो से मार्क करा है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. सो सोशली CBSE क्वेश्चन पूछ सकता है दैट स्टेट द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली. ठीक है. सो हम यहाँ पढ़ेंगे सोशली क्या था, दैट इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ एंड freedom for an individual. Politically, it emphasizes the concept of government by consent. Government by consent क्या होती है बच्चों? कि हम जैसे डेमोक्रेसी में होता है कि हम अपनी मर्जी से अपनी गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं बाय वोटिंग. ठीक है. सो पॉलिटिकली इट एम्फोसाइजेस गवर्नमेंट बाय कंसेंट. सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैज स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस. हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि जब फ्रांस में लिबरलिज्म आया, लिबरल लोग जो थे वो अराइज हुए, तो उन्होंने क्या करा, जो एरिस्टोक्रेसी थी और जो प्रिविलेजेस थे वो सब एंड करा दिए. अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई. 19th century लिबरलिज्म ऑल्सो स्ट्रेस द इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. और 19th century में जो लिबरलिज्म लोग थे इन्होंने क्या करा, इनवॉयलेबिलिटी क्रिएट करी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसके लिए. क्योंकि होता क्या था बच्चों कि बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती थी और कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके पास कुछ भी नहीं होता था. ठीक है. पर अभी भी इक्वालिटी बिफोर लॉ जो था वो नॉट नेसेसरी अंडरस्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज. यूनिवर्सल सफरेज मतलब होता है राइट टू वोट. ठीक है. पर अभी भी ये जो सारी चीज़ें थी, राइट टू प्रॉपर्टी वो हुआ, मिला, इक्वालिटी भी मिली, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या नहीं मिला यहाँ पर, जो राइट बिफोर लॉ था वो क्या नहीं था, सफरेज के लिए नहीं था. सफरेज यानी वोट के लिए. इकोनॉमिकली बच्चों ये क्या स्टेट करता था? इकोनॉमिकली लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स के लिए फ्रीडम कि हम ट्रेड कर सकें. ठीक है. और स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल. जो स्टेट ने जो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी थी किस पे, जो मूवमेंट होता है गुड्स और कैपिटल का. गुड्स का मतलब जो भी मटेरियल होता है और कैपिटल यानी जो पैसे होते हैं उसका. सो बेसिकली जो बिजनेसमैन लोग थे लिबरलिज्म में, जो बिजनेसमैन क्लास थी, वो ये चाहते थे कि इकोनॉमिक स्फेयर में भी ये वर्क करे. और इकोनॉमिक स्फेयर में इसका जो मतलब था वो क्या था, टू impose the state imposed restrictions on the movement of goods and capital and freedom for market. So ये important है बच्चों, इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ना. और देखो फिर नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैज क्रिएटेड आउट अ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. जो नेपोलियन का एडमिनिस्ट्रेशन था ना बच्चों, उसमें क्या हुआ था कि
नेपोलियन ने 39 कॉन्फेडरेशन बनाई थी, यानी एक स्टेट के 39 पार्ट बना दिए गए थे, और जहाँ पर उन सब की करेंसीज अलग हुआ करती थी। ठीक है, ईच हैज़ द ओन करेंसी, ओन वेट एंड मेजर सिस्टम। वेट एंड मेजर सिस्टम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, सो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। सो देखो, सबका अपना अपना वेट एंड मेजर सिस्टम होता था, सबकी अपनी अपनी ओन करेंसी होती थी। देखो बच्चों, कितनी ज़्यादा अजीब बात है कि अगर एक बंदा जो कि सपोज देखो एक मर्चेंट है, एक बिजनेसमैन है जो कि कहाँ कब 1833 में जो ट्रैवल कर रहा है हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग में, उसको अपना गुड सेल करने जाना है, और उसको 11 कस्टम बैरियर्स से पास होते हुए और हर जगह 5% का टैक्स पे करते हुए जाना है। तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात थी ये बिजनेस क्लास के लिए, जो मर्चेंट्स थे उन सब के लिए। जैसे सपोज ये न्यूरमबर्ग है, ये हैम्बर्ग है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो मुझे 11 कस्टम बैरियर्स पार करने पड़ेंगे। 11 कस्टम बैरियर्स यानी 11 जगह पे मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, और हर जगह पे मुझे 5% टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो कितना ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक था, उन लोगों को कितना ज़्यादा पैसा खर्च होता होगा यहाँ से यहाँ जाने में। सो ये जो चीज़ थी ये बहुत ही गलत थी नेपोलियन ने जो करा था अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, ओके। इसी वजह से ही उसको जो प्रब कंट्रीज़ थी, अभी मैं आपको बताऊंगी प्रब कंट्रीज़, ये एक शॉर्टकट बनाया है मैंने याद करने का, अभी आपको ये भी मैं बताऊंगी। सो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखो क्या हुआ। सच कंडीशन व ओवरव्यू द ऑब्स्टिकल्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्सचेंज। अब देखो इतना ज़्यादा जो रेस्ट्रिक्शंस था, उसने क्या करा, इकोनॉमिक जो एक्सचेंज है यानी जो ट्रेड है उसमें बहुत ज़्यादा बाधक बना हो, उसने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दी, ठीक है। और जो ग्रोथ थी न्यू कॉमर्शियल क्लास की, वो भी इससे क्या हुई, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुई। Who argued for the creation of unified economic territories allowing the unhindered movement of good people and capital। जो जो क्रिएशन था किसका, न्यू कमर्शियल क्लास जो थी, उसने बहस करी इस चीज़ के लिए कि ये जो स्टेट इम्पोज टैक्सेस हैं, ये जो मूवमेंट में जो भी बैरियर्स लग रहे हैं, ये सबको हटाया जाए और कोई तो इनिशिएटिव लिया जाए। तो इनके इनिशिएटिव पे, ये बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके इनिशिएटिव पे 1834 पे एक कस्टम यूनियन बना। कस्टम यूनियन क्या होता है, कस्टम बैरियर्स हमने पढ़े थे कि रास्ते में बैरियर्स लगा दिए जाते थे। सो उसी को बहुत सारी कंट्रीज़ ने यूनाइटेड होके कस्टम यूनियन बनाया, ठीक है, जो 1834 में बना बाय प्रूशिया, ठीक है। इनिशिएट किसने किया था, बनाया किसने था, सबसे पहले इस चीज़ को राइज अप करा प्रूशिया ने, और इस कस्टम यूनियन का नाम था ज़ोलवेरन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय ज़ोलवेरन, और डिफाइन ज़ोलवेरन। सो ज़ोलवेरन इज अ कस्टम यूनियन फॉर्म बाय द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड जॉइंड बाय द मोस्ट कंट्रीज लाइक जर्मन स्टेट्स। अब ये क्या था, ज़ोलवेरन वॉज अ कस्टम यूनियन विच वॉज मेड टू abolish द टैरिफ बैरियर्स। जो भी बैरियर्स थे, कस्टम बैरियर्स, उसको अबॉलिश करा, एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। जो नेपोलियन का टाइम था, नेपोलियन ने 30 करेंसीज बनाई थी, ठीक है। कितनी करेंसीज बनाई थी, 30 करेंसीज। सो ज़ोलवेरन के अंदर ये जो 30 करेंसीज थी, ये चेंज हो गई 30 से 2 में, यानी जो भी कॉन्फेडरेशन बनाया था पूरी कंट्री में, पहले 30 करेंसियाँ चलती थी, अब ज़ोलवेरन आने के बाद खाली 2 करेंसियाँ चलती है, ठीक है। तो ये ज़ोलवेरन में हुआ, ठीक है। और क्या हुआ, द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क बने, जिसने मोबिलिटी दी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को और नेशनल यूनिफिकेशन को। सो ज़ोलवेरन वाला जो पार्ट है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार या फिर स्किप करते हुए 2-3 बार तो पूछ ही लेता है 5 सालों में। सो
इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, अब आते हैं कंजर्वेटिव्स। अभी तक हमने पढ़ा पहली, फिर जो नए लोग आए वो कौन थे? कंजर्वेटिव्स। ठीक है, अभी कंजर्वेटिव्स में कौन थे बच्चों? जो कंजर्वेटिव्स में लोग थे, ये क्या चाहते थे कि जो इनके ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ना डिस्ट्रॉय हो और कुछ भी हो जाए। ठीक है, सो द कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ traditional institution of the state and society like the monarchy, the church and social hierarchy, ये चाहते थे कि जो इनके सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे इनकी फैमिली हो गया, चर्च हो गया, मोनार्क सिस्टम जो है, और जो सोशल हिरार्की चली हुई आ रही है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये प्रिजर्व रहनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव्स हाउएवर did not propose a return to the society of pre-revolutionary days। जो बहुत सारे कंजर्वेटिव्स में थे वो ये नहीं चाहते थे कि वो फिर से उन दिनों में वापस जाए जो रिवॉल्यूशन से पहले के दिन थे। ठीक है, और ये इनको ऐसा लगता था कि जो नेपोलियन ने जो भी चेंजेस लाए हैं, इन्होंने जो भी नेपोलियन ने चेंजेस लाए हैं वो चेंजेस क्या है, इफ़ेक्टिव है इनके ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, मतलब इनकी जो आइडियोलॉजी है उसके लिए वो इफ़ेक्टिव है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आता है, दैट डिस्क्राइब द आइडियोलॉजी ऑफ द कंजर्वेटिव्स। सो ये देखो, कंजर्वेटिव्स आ पॉलिटिकल philosophy that stresses the importance of tradition, established institution and custom. They preferred the gradual development to quick change. इनको क्या लगता है कि जो धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है वो सही है एक क्विक चेंज से। ठीक है, अब देखो नेपोलियन कैसे हारा। नेपोलियन, आपको पता है कि 1815 में नेपोलियन 4 कंट्रीज ने नेपोलियन को डिफीट किया था। वो 4 कंट्रीज कौन थी? ब्रिटेन, रूसिया और ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये 4 कंट्रीज थी जिसने कंबाइन होके किसको? नेपोलियन को डिफीट किया था। और फिर क्या किया इन लोगों का जो मेन मकसद था ऐसा करने का वो था टू रीस्टोर द मोनार्क सिस्टम। मोनार्क सिस्टम को इन्होंने रीस्टोर करना था, इसीलिए इन्होंने क्या? नेपोलियन को डिफीट किया, हराया, और एक क्या करा? सेटलमेंट साइन करा, क्योंकि नेपोलियन के अंदर बहुत सारे जो स्टेट्स थी वो थी, जैसे ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली। ठीक है, बहुत सारी जो टेरिटरीज थी वो नेपोलियन के अंडर थी। तो नेपोलियन को इन्होंने हराया और उतनी सारी जो अब टेरिटरीज थी उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको संभालने के लिए इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना कहाँ साइन करी? यूरोप में। और कांग्रेस, जो ये कांग्रेस थी इसको होस्ट करा एक ऑस्ट्रियन चांसलर जिनका नाम है ड्यूक मेटरनिच। इस ड्यूक मेटरनिच के बारे में हम थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, ड्यूक मेटरनिच जो थे इन्होंने एक स्लोगन दिया था, दैट व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस द कोल्ड। कि मतलब क्योंकि फ्रांस से ही रिवॉल्यूशन पूरे यूरोप में शुरू हुआ था, सो इनको ऐसा लगता था कि जो कुछ फ्रांस में होता है वो कहाँ आ जाता है? यूरोप में चला आता है। सो देखो, ड्रू अप कौन? ड्यूक मेटरनिच ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना of 1815 with the object of undoing most of the changes। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? वो था अंडू करना, यानी फिर से जो चेंजेस नेपोलियन ने लाए थे उनको फिर से वापस मतलब अंडू कर देना। अंडू यानी फिर से पहले जैसा कर देना। ठीक है, सो मेन जो चीज़ थी वो थी बर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर करना। पहले आपको याद होगा फ्रांस में क्या थी? बर्बन डायनेस्टी थी, लुइस 16। ओके, सो बर्बन डायनेस्टी को इन्होंने रीस्टोर करा। और क्या करा देखो इन लोगों ने। अब इसके 2 एक्सपेक्ट है, एक मैं आपको जियोग्राफिकल एक्सपेक्ट बताऊंगी कि कंट्रीज़ का सेटलमेंट कैसे हुआ, और एक है इसका सोशल एस्पेक्ट। सो पहला ये जो है ये है सोशल एक्सपेक्ट, दैट द रिवॉल्यूशन वॉज रीस्टोर्ड टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज। फ्रांस ने अपनी टेरिटरीज लॉस्ट कर ली, खो दी, और
कौन सी टेरिटरीज जो नेपोलियन ने जोड़ी थी, ठीक है। और एक सीरीज़, एक जैसे ये फ्रांस है तो फ्रांस के पूरे चारों तरफ एक सीरीज़ बना दी गई, एक बॉर्डर ऐसा बना दिया गया जहाँ पर छोटी छोटी स्टेट्स बना दी गई, ताकि फ्यूचर में फ्रांस क्या ना कर सके, अपना एक्सपेंशन ना कर सके। सो ये ना करने के लिए जो ये ट्रीटी थी, इन्होंने क्या करा, फ्रांस के आसपास छोटी छोटी सी टेरिटरीज बना दी टू avoid the future expansion. So, a series of states were set up in the boundaries of the France to prevent the French expansion in future. Thus, the kingdom of neither. अब ये जो चीज़ है, यहाँ से शुरू होता है geographical एक्सपेक्ट, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये पेपर में आता है और होने को पूरा भी आता है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ऐसा आता है, व्हाट वाज द सोशल एंड जियोग्राफिकल इफेक्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना, या फिर व्हाट वर द चेंजेस ब्रॉट बाय द ट्रीटी ऑफ वियना। ओके, सो पहला क्या था, दैट इट रीस्टोर्ड द बर्बन डायनेस्टी, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप इन द फ्रेंच बाउंड्रीज टू अवॉइड द फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस। अब क्या हुआ, जोग्राफिकल चेंजेस क्या हुए, जो किंगडम था नीदरलैंड का, ठीक है, जिसमें बेल्जियम आता था, ठीक है, वो अब कहाँ सेटअप हो गया, नॉर्थ एंड जो जिनोवा था, जिनोवा और पिडमाउंट कहाँ है, इटली में है, ठीक है। जिनोवा वॉज एडेड टू पिडमाउंट इन साउथ, जो जिनोवा नॉर्थ में है उसको अब साउथ में ऐड कर दिया गया था, ठीक है। और प्रूशिया जो है उसको एक इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज दे दी गई थी वेस्टर्न फ्रंटायर्स की, और ऑस्ट्रिया को दिया था कंट्रोल इटली का, ठीक है। पर जो जर्मनी की 39 स्टेट का कॉन्फेडरेशन था, हमने पहले पढ़ा है कि नेपोलियन ने 39 स्टेट का कॉन्फेडरेशन बनाया था, कहाँ, जर्मनी ने। इसको कुछ भी नहीं किया गया, इसको एज इट इज़ रखा गया, ठीक है। द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट वर लेफ्ट अनटच्ड। और फिर क्या हुआ, रूसिया को दे दिया गया पोलैंड, पार्ट और कुछ पार्ट पोलैंड का, और प्रूशिया को सैक्सोनी नाम की एक जगह दे दी गई। सो ये थे चेंजेस जो ट्रीटी ऑफ वियना में लाए गए, इनको आप नोट कर लीजिएगा, मैंने हाईलाइट पहले ही करा है। अब जो मेन इंटेंशन था इसका, मेन इंटेंशन इसका क्या था, टू ओवरथ्रो नेपोलियन एंड टू रीस्टोर मोनार्की, ठीक है। मोनार्की यानी जो राजा महाराजा का रूल है उसको ही फिर से लाने के लिए नेपोलियन को हटाया गया था, एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। और यूरोप में एक कंजर्वेटिव ऑर्डर मतलब होता है कि हमारा जो ये राजा महाराजा का रूल है कंजर्व है, इसको ये ऑर्डर लाने के लिए नेपोलियन को हटाया गया था। कंजर्वेटिव regime set up in 1815 were autocratic, ठीक है। They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government. जो कंजर्वेटिव regime थे, ये कौन थे, ऑटोक्रेटिक लोग हुआ करते थे। इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था जो क्रिटिसिज्म था, ये क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करते थे, कि आप पे कोई दबाव बना रहा है तो ये इसको टॉलरेट नहीं करते थे, इसका साथ नहीं देते थे। और जो भी कोई करब एक्टिविटीज़ हो रही है, किसके जो लेजिटिमेसी और जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को टारगेट कर रही है या क्वेश्चन कर रही है, उस पर ये क्या करते थे, उसको बिल्कुल उनको ये पसंद नहीं था। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉ टू द कंट्रोल। और ये लोग क्या करते थे ना, इनकी सेंसरशिप होती थी। सेंसरशिप यानी एक तरीके का जो तानाशाहीपन होता है, ठीक है। तो ये सेंसरशिप लगाते थे किस पे, जो न्यूज़पेपर होते थे, बुक्स होते थे, ठीक है, उसमें। एंड रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, जो भी चीज़ें लिबर्टी और फ्रीडम का आइडिया रिफ्लेक्ट करती थी उस पर सेंसरशिप लगाते थे, यानी रोक लगाते थे, पाबंदियाँ लगा देते थे। देखो जैसे कि यहाँ पर ये दिखा रहा है एक पिक्चर में कि द क्लब ऑफ थिंकर्स एनोमियस कारकेचर डेटिंग, ये देखो
ये वो सारे लोग हैं। बच्चों अगर बीच में मुझसे कोई भी फॉल्ट हो जाती है वीडियो के बीच में अगर, तो मतलब पढ़ाने में, तो उसको प्लीज़ इतना ज़्यादा सीरियसली ना लें।